हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण अभ्यास के सारे प्रश्नोत्तर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित अभिक्रिया के बारे में कौन कौन से कथन गलत हैं। देखो हमारे पास में अभिक्रिया दी हुई है PbO, जिसे हम कहते हैं लेड ऑक्साइड, सीसा ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। तो लेड ऑक्साइड है प्लस कार्बन, ये बनाएगा हमारा अभिक्रिया करके लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो होता है हमारे पास में ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण के केस में क्या होगा, ऑक्सीकरण के केस में होता है कि अगर हमारी ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण कब होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, ये हो तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और वही अपचयन के अगर देखें तो अपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहां पर देखो, यहां पर है लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड से लेड हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना क्या है, अपचयन है। तो यहां पर इस केस के अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक है, PbO का अपचयन हो रहा है। और यहां पर देखो ये कार्बन है और कार्बन से क्या हो गया, एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन के पास में ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहां पर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन, मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई एक तरह से। जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन दोनों हो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब क्वेश्चन था हमारे पास में कि कौन कौन से कथन गलत हैं। तो देखो सीसा क्या अपचयित हो रहा है, सीसा का अपचयन हो रहा है क्या, ओनली सीसा बोला है, तो सीसा का अपचयन नहीं हो रहा है, सीसा ऑक्साइड PbO लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है यहाँ पर, ना कि ओनली सीसा का अपचयन हो रहा है। तो ये तो गलत हो गई। ठीक है, तो पहली बात ए गलत है हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयत हो रहा है, उपचयत मतलब होता है ऑक्सीकरण ही, ऑक्सीकरण बोलो या उपचयन बोलो, ऑक्सीकरण का एक और नाम है उपचयन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयत हो रहा है। तो यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रही है, नहीं, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ओनली कार्बन का हो रहा है। तो ये भी गलत हो गया। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है, बिल्कुल सही है। तो सी और डी सही होगा, ए और बी हमारा गलत होगा। तो यहां पर इसने पूछा था कौन सा कथन गलत है, मतलब ऑप्शन ए और बी हमारा गलत है। क्लियर है, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, ए और बी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहां पर देखो हमारे पास में है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जिसे हम कहते हैं, प्लस एल्यूमिनियम। तो Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करेगा तो Al2O3 Fe बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो हमारे पास में अलग अलग प्रकार की क्रिया होती है, जैसे अभिक्रिया होती है, कौन कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है ना, अपघटन अभिक्रिया जिसमें डिकम्पोज होता है, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो Fe2O3 था, ये जो Fe2O3 था यहाँ पर आके Al2O3 हो गया, मतलब एक तरह से इस O3 के पास में कौन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। ये Al जो है, ये Al Fe को क्या कर दिया, इसने हटा दिया, आके विस्थापित कर दिया। Al मतलब Fe की जगह पे कौन आ गया, Al आ गया। ठीक है, एक आपने ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, क्यों क्यों आ गया Al, क्योंकि Al जो है वो Fe से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और ज़्यादा अभिक्रियाशील वो रिएक्टिविटी सीरीज होती है एक। ठीक है, तो उसमें अपन कैसे पता लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, काशीनाथ का आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे और पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एल्यूमिनियम जो होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है Fe से। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, Fe को भगा देगा और आके खुद बैठ जाएगा। तो Al
2O3 यहाँ पर बन गया और Fe अकेला रह गया बेचारा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया होती है हमारी विस्थापन की। इसने क्या कर दिया, इसको एल्यूमिनियम Fe की जगह आके बैठ गया, विस्थापित कर दिया, मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, जब पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे की बुरादे पर डाला जाता है तो क्या होता है? देखो, जो पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं HCl, तो HCl को जब किसके ऊपर, आयरन फिलिंग बुरादे के ऊपर, लोहे का बुरादा जो होता है Fe, ठीक है, इसके ऊपर डाला जाता है तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है। तो क्या होता है, यहाँ पर FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर FeCl2 एक तो क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो कहाँ पर है ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड यहाँ पर बनती है। इस अभिक्रिया में आयरन HCl के साथ क्रिया करके, ठीक है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सिंपल। चलो नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए हमें? तो देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, जिसके अंदर हमारे अभिकारक और उत्पादों की परमाणु संख्या समान हो, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये करना क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है, हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो समीकरण को संतुलित करने से ये सुनिश्चित होता है कि अभिक्रिया में शामिल प्रत्येक तत्व की संख्या यहाँ पर क्या हो, समान हो। इसलिए हमें ये करना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लगता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को रासायनिक समीकरणों में परिवर्तित करें और उन्हें संतुलित भी हमें करना है। चलो, तो यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे? तो देखो, हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास में हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ में मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम, हाइड्रोजन गैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से। तो H2 प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होती है हमारी, कौन सी गैस होती है नाइट्रोजन, N2, नाइट्रोजन गैस को N2 से रिप्रेजेंट। तो क्या बनाएगा हमारा, मिलकर अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया होता है NH3, तो NH3। अब देखो, यहाँ पर इसे संतुलित भी करना था। तो पहली बात तो ये अभी संतुलित है क्या, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो हमारे पास में हाइड्रोजन, या एक काम करता हूँ मैं पहले पूरा समझा देता हूँ, ये LHS होता है और ये RHS होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो LHS में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक साइड में देखो कितने मेरे पास में हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा हाइड्रोजन 2 है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है। अब राइट हैंड साइड में चलो, राइट हैंड साइड में उत्पाद साइड में नाइट्रोजन कितना है हमारा, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन LHS में तो 2 है, RHS में 3 है। नाइट्रोजन यहाँ पर LHS में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है, ठीक है। तो हमें इनको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, संतुलित करना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन को मैं क्या बना सकता हूँ यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को, अगर मैं यहाँ पर समझना मेरी बात को, अगर मैंने हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 रख दिया तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो मैं ये यहाँ पर क्या रखूँगा, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ, 4 बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना होगा, एक काम करता हूँ, 2 नहीं रखता हूँ, यहाँ पे मैं रखूँगा 3। जैसे ही मैं 3 रखूँगा तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ मैं 2, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर 2 रख दिया तो 2 × 3 6, तो हाइड्रोजन मेरे 6 हो गए। क्लियर है, पहला काम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 से गुणा करूँगा और यहाँ पे मैं 2 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पर ये 6 और 6 हमारे हाइड्रोजन हो गए। और मैं क्या कर सकता हूँ, चलो अब देखो, यहाँ पर जब मैंने 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन तो हो गए 6
और नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, नाइट्रोजन भी हिलेगा ना, तो नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर इस केस में राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 से क्या हो गया हमारे 2 हो गए, और LHS साइड में नाइट्रोजन कितने 2 है, तो ये तो बैलेंस हो गया। तो कुल मिला के हमने एक जगह परिवर्तन किया सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या संतुलित बनेगी हमारी 3H2 प्लस N2, ये मिलेगा हमारे को 2NH3। ठीक है, ये संतुलित बन गई हमारी। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे यहाँ पे लिखना था इसको संतुलित को, 1 मिनट यहाँ लिख लेते हैं। तो 3H2 प्लस N2, ये हमारा क्या बन जाएगा 2NH3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखते हैं हम, H2S प्लस हवा। हवा क्या है, एक तरह से हवा क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हवा हम लिखेंगे ऑक्सीजन। हवा में जलकर क्या है भैया, पानी बनाती है। पानी को हम कैसे लिखते हैं, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, SO2। ठीक है, अब करते हैं अपन इसको बैलेंस। देखो इसको तो मैं रब कर देता हूँ, अब यहीं पे करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में कौन कौन है, हाइड्रोजन है तो मैं H लिख देता हूँ, सल्फर है S लिख देता हूँ, ऑक्सीजन है O लिख देता हूँ, बस यही है। तो अब मैंने यहाँ पर देखा LHS साइड में हाइड्रोजन देखो कितने, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लिख देता हूँ। सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है तो सल्फर के लिए। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखूंगा तो हाइड्रोजन मेरे पास में कितने हैं, 2 है तो मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन मेरे पास में 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, और सल्फर मेरे पास में कितना है, 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। कोई परेशानी? अब देख लेते कौन बैलेंस है कौन नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, सल्फर मेरा और ऑक्सीजन मेरा बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले सल्फर को कर लेता हूँ। ठीक है, तो सल्फर को जब हम करेंगे यहाँ पे, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 3 बन जाएगा। तो सल्फर LHS साइड में मैं देखूंगा, LHS साइड में सल्फर कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ पर मैं 3 से गुणा कर देता हूँ इसको। कोई परेशानी? 3 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया इसको। अब जैसे ही मैंने 3 से गुणा किया, बहुत ध्यान से समझना, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। जैसे ही मैंने 3 से गुणा किया तो ये हो गया हाइड्रोजन 6। ठीक है, हाइड्रोजन मेरा हिल गया। H2 कितना हो गया, 3 2 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया, LHS साइड में हाइड्रोजन मेरे 6 हो गए। ठीक है, 3 से गुणा कर पे। सल्फर तो हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन मेरा 6 हो गया। अब हाइड्रोजन अगर 6 हो गया तो यहाँ पे भी मेरे को RHS साइड में 6 करना होगा। तो एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 3 से गुणा कर देता हूँ तो ये 6 हो जाएगा। कोई परेशानी? लेकिन जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को किया तो फिर ऑक्सीजन हिल गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं मेरे, 3 है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 3 और 2 5। तो ऑक्सीजन मेरा राइट हैंड साइड में कितना हो गया, 1 से 5 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन को फिर यहाँ पे भी मेरे को करना होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 से मेरे को 5 कैसे करूँगा मैं, 2 से अगर मुझे 5 करना होगा LHS साइड में तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पर अगर मैंने 3 रखा तो 6 बनेंगे, 2 रखा तो 4 बनेंगे, मेरे को 5 करना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, तो अब देखो सबसे पहली बात मैंने क्या गलती करी कि मैंने सल्फर को पहले करा। अब एक काम करता हूँ, ऑक्सीजन को लेता हूँ क्योंकि मैं अटक गया ना वहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सल्फर को नहीं लेके ऑक्सीजन को पहले करता हूँ। जब ऑक्सीजन को करूँगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाली। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ से 1 से मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2। RHS साइड में मैं 2 से गुणा करूँगा ऑक्सीजन को, तो कहाँ पर है मेरी ऑक्सीजन, मेरी कहाँ पर है, ऑक्सीजन है मेरी राइट हैंड साइड में 2 यहाँ पर। ठीक है, देखो ऑक्सीजन कितने, ओहो गलती कर दी ना मैंने, सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखने में गलती कर दी। चलो देखो H हाइड्रोजन 2 है, सल्फर मेरा 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन मेरे 3 है, और सल्फर मेरा 1 है। मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली में, कोई बात नहीं, जब भी वो मेरा आया नहीं। तो अब मेरे को किसको बैलेंस करना है, सिर्फ इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है।
इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो एक काम करता हूँ मैं, ऑक्सीजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो मेरा 6 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ मेरा 6 बन जाएगा। और आ रही बात समझ में, अगर मैंने यहाँ पर 3 से गुणा करा तो मेरा 6 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ मैंने 2 से गुणा किया तो मेरा ऑक्सीजन कितना बनेंगे, 4 ही बनेंगे, ठीक है। यहाँ मेरे ऑक्सीजन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा नहीं करूँगा, यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ मैं जब 2 से गुणा करूँगा तो मेरे ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 से और गुणा कर देता हूँ, तो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन तो ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, जिससे क्या हुआ, हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए। अब देखो राइट हैंड साइड में 2 से हाइड्रोजन 4 हो गए, तो मेरे को LHS में भी हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे। तो LHS में यहाँ पर पहले 2 है, तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए मैं 2 से कर दूंगा, तो ये हो गया 2H2, ठीक है। अब देख लो एक बार, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 हो गए, अब तो ये बैलेंस है। सल्फर मेरा कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी सल्फर 1 नहीं, सल्फर मेरा यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पर सल्फर 2 हो गए ऑटोमेटिकली, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पर मैंने पहले कर ही दिया था, ऑक्सीजन जो है वो कितने हो गए मेरे, 6 हो गए, और यहाँ पे मेरे 6 हो गए, तो बैलेंस हो चुकी है। तो हमारी संतुलित क्या बनेगी यहाँ पर, 2H2S प्लस 3O2, 2H2O प्लस 2SO2, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं अपन, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 और होल थ्राइस, ठीक है, के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं हमारे, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन है, देखो बेरियम है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ LHS RHS, और मेरे पास में है बेरियम, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है और सल्फेट पूरा लिख लेता हूँ SO4, ठीक है। तो मैंने देखा बेरियम कितने हैं यहाँ पर, बेरियम है 1, तो मैंने लिखा 1, कोई परेशानी। क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है यहाँ पर 2, एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम है 2, और सल्फेट कितने हैं, सल्फेट है मेरे पास में पूरे 4 × 3 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास में सल्फेट आ जाएंगे पूरे 12, ठीक है, कोई परेशानी। इधर देखो RHS में मेरे पास में, या एक काम करते हैं, सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग लेते हैं जिससे कि तुम्हारे को कंफ्यूजन ना हो, सल्फर अलग ले लो, ऑक्सीजन अलग ले लो सल्फेट के अंदर। तो सल्फर मेरे पास में कितने हैं, 3, और ऑक्सीजन है मेरे पास में 12, ठीक है। चलो यहाँ पे RHS में देखो बेरियम कितने हैं, बेरियम है हमारे पास में 1, और क्लोरीन कितने हैं, तो क्लोरीन 3 है, एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम है हमारे पास में 1, सल्फर कितने हैं, तो सल्फर है मेरे पास में 1, ठीक है, बहुत ध्यान से। ऑक्सीजन मेरे पास में यहाँ पर कितने हैं, 4। अब यहाँ पर देखो ये एक एक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, और इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। तो बेरियम को तो छेड़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फर, तो सबसे पहले मैं क्लोरीन सल्फर इनको ऑक्सीजन इनको गैसेस को तो रहने देता हूँ, एल्यूमिनियम को पहले छेड़ता हूँ। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर यहाँ एल्यूमिनियम 2 है तो RHS में मेरे को 2 बनाने के लिए, 1 से 2 बनाने के लिए RHS में 2 से गुणा करना पड़ेगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ, तो एल्यूमिनियम हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम 2 हुआ तो क्लोरीन हमारा, क्लोरीन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 था पहले, अब 3 × 2 = 6, क्लोरीन हमारा 6 हो गया। क्लोरीन कहाँ पर है, ये रहा 3, तो यहाँ से क्लोरीन अब 6 हो गया हमारा।
अगर मेरा क्लोरीन यहाँ पर 6 है तो मेरे को क्लोरीन को यहाँ पे 2 है तो इसको भी 6 करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लोरीन कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पे लगा देता हूँ 3, जिससे 3 दूना 6, तो क्लोरीन हमारा 6 हो जाएगा। कोई परेशानी? अब देखो जैसे क्लोरीन 6 हुआ तो बेरियम भी खिसका, बेरियम के आगे 3 है तो बेरियम 3 हो गए, तो यहाँ 1 था बेरियम, अब 3 हो चुका है बेरियम। अब यहाँ 3 बेरियम हो गया तो आरएचएस में मेरे को 3 करना होगा, तो आरएचएस में देखूंगा बेरियम कहाँ पर है, ये रहा, तो मैं 3 से गुना कर दूंगा तो आरएचएस में भी 3 बेरियम हो जाएगा। अब जैसे ही बेरियम 3 हो गया तो ये सल्फर और ऑक्सीजन भी चेंज होंगे, तो सल्फर मेरा कितना हो गया यहाँ पर, सल्फर हो गया मेरा 3। सल्फर पहले कितना था, 1 था, तो सल्फर अब बन चुका है 3। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन मेरे पास में 12 हो गए यहाँ पर, तो ऑक्सीजन हमारा बन गया 12। ठीक है, और एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पर 2 लगाया था, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 था तो एल्यूमिनियम भी 2 हो चुका है। अब देखो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई, ये 3 3 हो गया, ये 6 6 हो गया, ये 2 है और ये भी 2 हो गया। ठीक है, और 3 है, ये भी 3 हो गया, और 12 है, ये भी 12 हो गया, सब बैलेंस हो गई। तो क्या बनेगी इसकी संतुलित समीकरण, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। ठीक है, अब चलते हैं पोटेशियम धातु, डी पार्ट है हमारे पास में। पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु पानी के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पोटेशियम, ओनली पोटेशियम मेटल की बात कर रहा है, पोटेशियम धातु की। तो पोटेशियम धातु को कैसे लिखेंगे हम, ओनली पोटेशियम क्या होता है, के, तो हमने लिखा के प्लस पानी के साथ, पानी होता है H2O, क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस बनाती है। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं अपन क्या संतुलित है, तो इसको हटाना पड़ेगा हमें। और यहाँ लिखने पड़ेंगे मेरे पास में कौन कौन है, के है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, के देखता हूँ, के कितने हैं मेरे पास में, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ देखता हूँ के कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन मेरे पास में 3 है। तो देखो ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं मेरे पास में, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, कि अगर मैंने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 1 है 3, यहाँ अगर 2 से गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। अब बैलेंस हो गई, तो कुल मिला के हमने क्या किया, 1 से 2 2 बना दिया हाइड्रोजन। ठीक है, अब बैलेंस हो चुकी है सारे एलिमेंट शायद मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है। देखते एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पोटेशियम कितना है, के 1 है, और यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पोटेशियम यहाँ पे मेरा RHS साइड में 2 हो गया। अगर पोटेशियम RHS साइड में 2 हो गया तो LHS में तो 1 ही है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 के हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो हाइड्रोजन 2 से हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, गुणा किया था, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन मेरे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस हो चुकी है। अब तो मेरे फाइनल बैलेंस कैसी हुई, 2K प्लस 2H2O 2KOH प्लस H2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है हमें। तो यहाँ पर देखो समीकरण दी हुई है आपको और इनको आपको संतुलित करके लिखना है। तो HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे इसकी संतुलित की जाएगी, तो देखो यहाँ पर है हमारे पास में LHS और यहाँ है RHS। तो देख लेते हैं कौन कौन है हमारे पास में, HNO3 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है,
ऑक्सीजन है HNO3 में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम है, और ऑक्सीजन हो ही गया, हाइड्रोजन हो ही गया OH के अंदर। चलो हाइड्रोजन देख लेते हैं यहाँ पर कितना है LHS में। तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखो एक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हो गए 3। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 हाइड्रोजन। क्लियर है बात। चलो नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, और बस एक ही है नाइट्रोजन। कैल्शियम मेरे पास में एक है, और ऑक्सीजन अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन मेरे पास में 2 है। क्लियर है। चलो RHS में अगर मैं देखता हूँ तो RHS में मेरे पास में हाइड्रोजन कितने हैं, तो RHS में एक, सॉरी यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है मेरे पास में RHS में, और नाइट्रोजन अगर देखता हूँ तो नाइट्रोजन मेरे पास में यहाँ पर 2 है। ठीक है। ऑक्सीजन की बारी है, तो ऑक्सीजन 3 और 2, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन मेरे पास में कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, मेरे पास में ऑक्सीजन कितने होंगे, यहाँ पर 6 होंगे। और कैल्शियम अगर देखता हूँ तो कैल्शियम मेरे पास में कितने हैं, कैल्शियम हो गए मेरे पास में 1, देखो ऑक्सीजन 3 और 2 5 प्लस 1 6, ठीक है, और कैल्शियम मेरे पास में यहाँ पर 1 है। क्लियर है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो पहला काम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पहले कैल्शियम को इक्विवेलेंट, तो कैल्शियम तो वैसे ही इक्विवेलेंट है, बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में और किसको बैलेंस करें अब, तो एक काम करते हैं ऑक्सीजन को कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन मेरे पास में यहाँ पर कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन को मैं 6 बनाने के लिए, इस 2 को मैं 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करूँगा तो ये 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लेता हूँ कौन है, देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें दे रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो ऑक्सीजन को मैंने 3 से गुणा कर दिया तो 6 बन गया, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन है मेरे पास में, ऑक्सीजन देखो यहाँ 3 दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ आगे 2 रख दूँ तो 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, और टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, 8 हो गई। यहाँ पर आ रही बात समझ में, टोटल ऑक्सीजन मेरे कितनी हो गई, 8 हो गई। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी देखने में। नाइट्रो ऑक्सीजन मेरे पास में 3 2 जा 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास में 7 ऑक्सीजन है। आ रही बात समझ में, मेरे पास में कितनी है, 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड में 6 नहीं है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। चलो ये ऐसे है मेरे पास में। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास में कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 ऑक्सीजन यहाँ पर बन गई हमारी, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और है तो 8 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखता हूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरी 2 से मैंने क्या बना दी, 2 से गुणा कर दिया मैंने, यहाँ पे पहले 2 थी, यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन मेरी 8 हो गई। और RHS साइड में अभी ऑक्सीजन मेरी 7 है, तो 7 से 8 बनाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ 2 से गुणा कर सकता हूँ, H2O के पास 2 से गुणा कर दिया, तो ये देखो 2 ऑक्सीजन ये हो गई, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन थी मेरे पास में, 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 7 से यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बन गई हमारी, 8 बन गई। क्लियर है, पहला काम तो ये। अब देखो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन 8 बनी, 2 से गुणा किया, तो अब हाइड्रोजन भी खिसक गए, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4,
और तो कहाँ पर है हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन 2 से हमारे कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए। और LHS में देखता हूँ, LHS में हाइड्रोजन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गए ऑटोमेटिक। क्लियर है बात। नाइट्रोजन देखते तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, लेकिन देखो जैसे ही मैंने यहाँ 2 से गुणा किया था तो नाइट्रोजन की संख्या भी यहाँ पर 2 हो गई, तो 1 से यहाँ पर 2 हो गए। और RHS में देख लेता हूँ नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन RHS में 2 है, तो ये भी सही है। क्लियर है। कैल्शियम ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस है, मैंने देख ही लिए। और कैल्शियम मेरा यहाँ पर कितने हैं, कैल्शियम 1 है और यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, तो ये भी बैलेंस है। तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ 2 लगाया और यहाँ 2 लगाया, ये बैलेंस हो गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, बहुत ध्यान से करना है आपको, बस अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी इसमें तो मिस्टेक हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने पास में है NaOH, तो यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन से दे रखे हमारे पे। Na दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आ गया, सल्फर है और ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, चलो इसके अकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखो। Na सोडियम कितने हैं यहाँ पर, LHS साइड में 1 सोडियम है, तो मैंने लिख लिया 1 सोडियम। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 यहाँ पर है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, टोटल 5 ऑक्सीजन हो गया, तो 5 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत ध्यान से। सल्फर देखो, सल्फर 1 है ओनली, तो सल्फर 1। राइट हैंड साइड में चलते तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में Na जो है, सोडियम जो है वो 2 है, तो सोडियम 2। सल्फर देखो, सल्फर 1 है, तो सल्फर 1। ऑक्सीजन 4 और 1 यहाँ पर 5, तो ऑक्सीजन 5। और हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, 2 ही है ना, हाँ 2 है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बैलेंस हमारा सल्फर है और ऑक्सीजन है, सोडियम और हाइड्रोजन में। सोडियम और हाइड्रोजन में सोडियम धातु है, तो सोडियम को पहले करेंगे, धातुओं को पहले किया जाता है। ठीक है, गैसेस को बाद में। तो यहाँ पर ये सोडियम है, तो सोडियम को पहले कर लेते हैं। तो यहाँ 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 बना सकता हूँ, जिससे कि बैलेंस हो जाए। तो सोडियम कहाँ पर है LHS में, हमारा है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ और फिर बैलेंस करेंगे। तो देखो ये NaOH था प्लस H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने 2 से गुणा किया है Na को, जब जाके 2 बनेगा Na, तो यहाँ Na था तो यहाँ 2 से गुणा कर। जैसे मैंने 2 से गुणा किया Na को, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हमारे यहाँ पर बढ़ गए। ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन कुल मिला के हमारे कितने हो गए, 6। कहाँ पे, LHS में। तो 5 नहीं रहे, अब ऑक्सीजन हो गए 6। ठीक है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 से क्या हो गए, 4 हो गए। अब हमें RHS में भी करना होगा। ठीक है, तो RHS में मेरे पास में कितने हैं, RHS में सोडियम मेरे पास में 2 कर ही दिए थे मैंने, 2 के लिए ही मैंने LHS में 2 से गुणा किया था। तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है। ठीक है, RHS में ऑक्सीजन मेरे पास में कितने हैं, 5 है। ऑक्सीजन मेरे को 6 बनाने के लिए कहाँ पर मैं 2 से गुणा करूँ, तो एक काम करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। देखो यहाँ तो करूँगा नहीं, यहाँ करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, तो मेरे ऑक्सीजन 2 बढ़ जाएंगे, तो 2 यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ 4 ऑक्सीजन, तो टोटल 6 हो गए। ये हो गए 2 से गुणा करने पे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन मेरे को 4 बनाने थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बन चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो देखो 2 2 बैलेंस है, 6 6 बैलेंस है, 4 4 बैलेंस है। और सल्फर देखो, सल्फर कितने, 1, और यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो बैलेंस है। ये बैलेंस हो गई, इस तरीके से ये बैलेंस होगी। सिर्फ यहाँ पे 2 लगाया हमने और यहाँ 2 लगाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपने पास में ये वाली इक्वेशन, NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो सोडियम मेरे पास में कितना है, यहाँ पर सोडियम है, Na जो है 1 है, राइट हैंड साइड में भी Na 1 है। क्लोरीन देखो, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन 1 है।
Ag देखो यहाँ पर Ag कितना है, Ag हमारे पास में एक है, राइट हैंड साइड में भी Ag एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, और ऑक्सीजन तीन है, ऑक्सीजन तीन है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम कह सकते हैं ये पहले से ही संतुलित है, यही होगी इसकी संतुलित। ठीक है, समीकरण। नेक्स्ट है हमारे पास में बेरियम क्लोराइड, तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में एक तो बेरियम है, एक क्लोरीन है, और कौन है, हाइड्रोजन है, और सल्फर है, और ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो कर लेते हैं अब इसे। तो मेरे पास में जो बेरियम है वो कितने हैं यहाँ पर, एक है। क्लोरीन मेरे पास में दो है LHS साइड में, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखता हूँ तो बेरियम मेरे पास में एक है, सल्फर मेरे पास में एक है, ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन मेरे पास में एक है, क्लोरीन मेरे पास में दो, एक है। ठीक है, अब मेरे को देखो यहाँ पे ये सब बैलेंस है, लेकिन मेरे पास में क्लोरीन और कौन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन को मेरे को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, अगर मैंने क्लोरीन के आगे यहाँ पर देखो क्लोरीन दो है, यहाँ क्लोरीन एक है, तो क्लोरीन को अगर मैंने यहाँ पर दो बना दिया, तो क्लोरीन कहाँ पर है, यहाँ पर है क्लोरीन यहाँ पर, तो क्लोरीन के यहाँ पर राइट हैंड साइड में दो लिख देता हूँ। तो ये क्लोरीन दो बन चुका है। अब जैसे क्लोरीन दो बनेगा तो ये हाइड्रोजन भी बनेगा, हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ एक था, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, दो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक से क्या हो गए, दो हो गए। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। LHS में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक एक दो 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 एक एक चार चार। क्लियर है बात। चलो, तो ये बैलेंस है, कुल मिला के हमने यहाँ पे चेंजेस किया बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी देता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा इसकी आपको क्या करनी है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी। तो पहले तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं ये बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। ये हमें क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस पानी H2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो कैल्शियम कितने हैं, है ना। मैं अगर LHS RHS बनाऊँ, LHS RHS, तो यहाँ पर मेरे पास में कैल्शियम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन देख लेते हैं। ठीक है, सब हो गए। कार्बन देख लेते हैं, ऑक्सीजन हो ही गया। तो कैल्शियम मेरे पास में यहाँ पर है एक। ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पास में है दो, तो ये हो गए, और दो ये हो गए, चार। हाइड्रोजन मेरे पास में दो है, और कार्बन मेरे पास में एक है। राइट हैंड साइड में देखता हूँ तो कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन देखता हूँ तो ऑक्सीजन एक और चार। ठीक है, कार्बन अगर मैंने देखें तो कार्बन मेरे पास में एक है, ऑक्सीजन हो ही गया, और हाइड्रोजन यहाँ पर दो है। तो ये देखो आप ऑलरेडी क्या है, संतुलित है, बैलेंस्ड है। इसका मतलब है आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर देता है। तो जिंक को क्या बोलते हैं, Zn, जिंक। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। ठीक है, AgNO3। जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट क्या बनेगा, जिंक Zn। ठीक है, एक सेकेंड, ZnNO3 होल ट्वाइस। ठीक है,
प्लस सिल्वर, सिल्वर Ag। अब यहाँ पर देखो संतुलित बनानी है इसकी समीकरण, पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं, और इसकी हमें क्या लिखनी है, संतुलित समीकरण लिखनी है। कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास में जिंक है तो हम जिंक लिख लेते हैं, हमारे पास में Ag है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कुछ है LHS में, नहीं, चलो यही है। अब जिंक हमारे पास में LHS में 1 है, Ag हमारे पास में 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास में 1 है, ऑक्सीजन मेरे पास में 3 है। राइट हैंड साइड में चलते तो जिंक हमारे पास में 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, ठीक है, और Ag हमारे पास में 1 है। क्लियर है बात। तो देखो ये तो बैलेंस्ड है सबके सब, ये 1 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो एक काम करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही करते हैं। तो पहले मैं नाइट्रोजन को कर देता हूँ, तो यहाँ 1 है, 2 बना देता हूँ LHS में। तो नाइट्रोजन कहाँ पर है मेरे पास में, नाइट्रोजन यहाँ पर है। नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तो नाइट्रोजन 2 बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन 2 बनेगी, ऑक्सीजन भी खिसकेगी। ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, आप देखो 3 दूनी 6, 6 तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो पहले जो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर कितना था, 3 था, ये बन गया 6, तो ये देखो बैलेंस हो गया ऑलरेडी इसके करने से। और ऑक्सीजन ही नहीं, नाइट्रोजन तो कर ही दिया। Ag मेरा कितना हो गया यहाँ पर, Ag मेरा हो गया LHS साइड में 1 से 2, लेकिन Ag यहाँ पर तो 1 ही है, तो एक काम करता हूँ यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो Ag यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। राइट, बात आ रही है समझ में। चलो और कुछ किसी में वेरिएशन आया, जिंक तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सही है। Ag मेरे 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, और ऑक्सीजन मेरा 6 हो गया। क्लियर है। तो क्या बनेगी हमारी संतुलित, जिंक प्लस 2AgNO3, जिंक NO3 ट्वाइस, होल ट्वाइस, और 2Ag। इस तरीके से यहाँ पर हम संतुलित करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को मैं कैसे लिखता हूँ, Al लिख दिया एल्यूमिनियम। ये कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl2, यही होता है, तो कॉपर क्लोराइड लिख दिया। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा तो AlCl2, ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान, और कॉपर Cu, ठीक है। अब संतुलित समीकरण इसकी बनानी है, तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। बिना टेबल के भी कर सकते हो आप, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप, जरूरी नहीं है आपको टेबल बनाए, बिना टेबल के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, क्लोरीन है, बस यही है। तो एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर, 1 है, कॉपर कितना है, 1 है, क्लोरीन कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड में देखते हैं, एल्यूमिनियम है हमारे पास में 1, क्लोरीन है हमारे पास में 3, कॉपर है हमारे पास में 1, तो ये तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन हमारे पास में 2 और 3, ये बैलेंस नहीं है, तो एक काम करते हैं, क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, क्या किया जाए, तो एक काम किया जाए कि यहाँ मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। जैसे ही मैं 3 से गुणा करूँगा, यहाँ जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 से गुणा किया, तो ये क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा LHS में, 2 से क्या हो गया, 6 हो गया, और मेरे को यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा RHS में भी, तो एल्यूमिनियम को यहाँ 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 3 से किया था, तो क्लोरीन तो हो गया 6, लेकिन कॉपर हो गया हमारा यहाँ पर कितना, 3। कॉपर जो पहले 1 था वो 3 हो गया, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉपर 1 ही है, तो यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, तो 3 कॉपर कर दिए, ये लो 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। और देख लो आप एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर, अब एक बार चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है LHS में, और यहाँ एल्यूमिनियम कितना हो गया, यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो RHS में तो एल्यूमिनियम 2 है, LHS में 1 ही है, तो एक काम करते हैं यहाँ 2 से गुणा कर देते, 2 एल्यूमिनियम। अब एक बार चेक कर लो क्या बैलेंस है, 2 2 एल्यूमिनियम है, सही है। कॉपर देख लो, यहाँ पर कॉपर 3 है, यहाँ कॉपर 3 है, सही है।
क्लोरीन देख लो एक बार, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं 6, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 6 है, ये भी बैलेंस है। तो संतुलित क्या बनेगी हमारी 2Al प्लस 3 कॉपर क्लोराइड प्लस 2AlCl3 प्लस 3Cu। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4 जो कि हमें देगा बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट, और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, क्लोराइड KCl। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं LHS और RHS, और क्या है हमारे पास में, यहाँ पे है बेरियम, क्लोरीन है, पोटेशियम है K, सल्फर है और ऑक्सीजन है। बोलो यही है। चलो तो कर लेते, तो बेरियम कितने हो गए यहाँ पर, देखो बेरियम हो गया 1, क्लोरीन कितने हैं 2, पोटेशियम कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो बेरियम कितना है 1, क्लियर है, सल्फर कितने हैं, सल्फर है 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 4, पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम है 1, और क्लोरीन मेरे पास में 1। तो अब यहाँ पर देखो बेरियम तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन पोटेशियम सल्फर भी सेम है, ऑक्सीजन भी। क्लोरीन और पोटेशियम में दिक्कत है, तो पहले क्लोरीन तो गैस होती है, पोटेशियम क्या होती है, धातु होती है, तो पोटेशियम को पहले कर लेते हैं। तो धातु पहले की जाती है, तो 2 और 1, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 1 से मैं क्या कर देता हूँ, इसको 2 बना देता हूँ। ठीक है, तो RHS में मैंने कहाँ पर है पोटेशियम, ये रहा, यहाँ पे 2 गुणा कर दिया। जैसे मैंने 2 गुणा किया तो पोटेशियम तो हो गया 2, लेकिन क्लोरीन भी उसके साथ में 2 हो गया, तो क्लोरीन के यहाँ पर 1 से अब क्या कर देता हूँ मैं, 2 कर देता हूँ। क्लियर है, और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब एक बार चेक कर लेते हैं, बेरियम देखो यहाँ पर 1 यहाँ पे तो अपन ने चेंजेस किए ही नहीं, बेरियम के पास में तो 1 1 ही है। ठीक है, क्लोरीन देख लो, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गए, बैलेंस है। यहाँ पे पोटेशियम देखो, पोटेशियम यहाँ पर K2 है, और यहाँ पे भी 2 है। सल्फर देख लो बेटा, सल्फर 1 है, और यहाँ पे भी सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, बैलेंस है। बस मैंने यहाँ चेंजेस किए हैं और कुछ भी नहीं। तो BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस 2KCl। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल थी। चलो नेक्स्ट 8th, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें और प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार को पहचानें। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है ये। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड को लिख लेते हैं। पहले कैसे लिखेंगे आप पोटेशियम ब्रोमाइड को, पोटेशियम होता है K और ब्रोमाइड Br, तो KBr। ठीक है, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड क्या होता है, ठीक है, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड पता है क्या होता है, BaI, बेरियम को Ba और आयोडाइड को I से डिनोट करेंगे, तो BaI2, ये होता है बेरियम आयोडाइड। ठीक है, ये मुझे क्या देता है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब पोटेशियम K आयोडाइड I, तो Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड मतलब Ba और ब्रोमाइड Br2। ठीक है, ये आपको आना चाहिए लिखना। चलो नेक्स्ट, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी। अब देखो इसको संतुलित करना है हमें, तो पहली बात तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं LHS, और यहाँ लिख लेता हूँ RHS। कौन कौन आ रहा है मेरा, पोटेशियम आ रहा है K आ रहा है, फिर बेरियम ब्रोमाइड आ रहा है Br, फिर बेरियम आ रहा है Ba, आयोडाइड आ रहा है I, बस यही है। चलो तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे पास में पोटेशियम है K, वो 1 है, तो यहाँ मैंने लिख लिया 1 सेकेंड 1। ठीक है, Br देखो यहाँ पर Br कितने हैं, ब्रोमाइड 1 है,
बेरियम मेरा कितना है यहाँ पर 1 है, आयोडाइड कितना है मेरा 2 है, आयोडीन। ठीक है, यहाँ देखो RHS में K कितना है 1 है, I कितना है 1 है, Ba कितना है 1 है, Br कितना है 2 है। देखो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो इनको बैलेंस करना होगा। ये क्या है हमारे पास में ब्रोमाइड और ये है आयोडीन। तो एक काम करते पहले ब्रोमाइड कर लेते, तो यहाँ पर 1 है तो इसको 2 बना देता हूँ, बना सकता हूँ मैं 2। तो ब्रोमाइड कहाँ पर है, ये रहा। तो एक काम करता हूँ मैं 2 से गुणा कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा तो बन तो गया ब्रोमाइड 2, लेकिन के पोटेशियम हमारा 2 हो गया अब। तो पोटेशियम पहले के था LHS में 1, अब ये 2 हो गया। अगर यहाँ 2 हो गया तो RHS में भी 2 करना पड़ेगा। तो RHS में देखो पोटेशियम कहाँ है, ये रहा, तो इसके आगे मेरे को 2 लगा देना है। तो ये पोटेशियम मेरा 2 बन चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने RHS में 2 लगाया है तो आयोडीन जो है वो यहाँ पर 2 बन चुका है, जो कि पहले 1 था, तो इसको 2 कर दो। ठीक है, अगर RHS में 2 बन गया तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे I 2 ही था, तो ये तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। बेरियम हमारा कितना है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। बेरियम 1 है और यहाँ पे बेरियम 1 है, तो ये पहले से बैलेंस है। और यहाँ पर मेरे पास में जो ब्रोमाइड है वो 2 है और RHS में भी ब्रोमाइड 2 है, बैलेंस है। और पोटेशियम देख लो, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, बैलेंस है। बस बन गई हमारी, संतुलित हो गई। तो 2KBr प्लस BaI2 2Ki प्लस BaBr2, ये हमारी क्या बनेगी यहाँ पर, संतुलित इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस चीज़ को समझना। हो क्या रहा है यहाँ पर, ये KBr था, यहाँ पर देखो KBr था, KBr, तो K के पास में ये Br से क्या आ गया, यहाँ पे K के पास में I आ गया। ठीक है, और इस Ba के पास में कौन आ गया, ये Br आ गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रहा है विस्थापन, और विस्थापन भी 2 बार हो रहा है। ठीक है, आयन के अकॉर्डिंग। ये पोटेशियम है तो K के पास में प्लस आयन होता है, ये ब्रोमाइड है इसके पास में माइनस आयन होता है। ठीक है, ये बेरियम है प्लस माइनस, तो ये आयन के अकॉर्डिंग इसका प्लस इसके माइनस के साथ में, तो KI बना जाएगा, और Ba इसका प्लस इसके माइनस का, तो BaBr बन जाएगा। इस तरीके से आयन की चेंजेस हो रही है, आयन की अदला बदली, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो वो वाली इक्वेशन जो होती है वो कौन सी होती है, समीकरण हमारी द्विविस्थापन। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पर जो जिंक कार्बोनेट है तो इसको हम बोलेंगे, जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3, तो जिंक कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो ये तो एक जो अभिकारक है वो 2 उत्पादों में टूट गया, तो ये क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई एक तरह से, ये क्या हो गई, अपघटन हो गई, जिसको हम बोलते हैं वियोजन, अपघटन, या आप बोल सकते हो वियोजन। तो ये वियोजन टाइप की अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा जिंक कार्बोनेट है वो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूटा है। ठीक है, चलो इसकी बैलेंस निकाल लेते, तो बैलेंस क्या बनेगी इसकी, इसको रब कर देता हूँ, टेबल बना देता हूँ, या बिना टेबल बनाए ही कर लेते इसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बिना टेबल बना के करते, एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो जिंक कितने हैं, यहाँ जिंक है 1, यहाँ जिंक कितना है, जिंक 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2, ऑक्सीजन 3 है। तो ये तो संतुलित है, वैसे ही संतुलित हो गई है तो ऑलरेडी। तो जिंक यही लिख देते हैं, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही बनेगी इसके संतुलित। चलो, और किस टाइप की अभिक्रिया है ये, वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम कैसे करेंगे, H2। क्लोरीन को कैसे लिखते हैं हम, Cl2। ठीक है, Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है, बैलेंस देख लेते हैं, यहाँ पे बैलेंस भी करना होगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, 2 बनाने के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ 2 से गुणा कर देता हूँ, 2 हाइड्रोजन हो गए, और क्लोरीन यहाँ पर कितने हो गए, 2, यहाँ क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस होगी। तो क्या बनी बैलेंस, H2 प्लस Cl2, जो कि क्या बनेगा 2HCl। ठीक है,
किस टाइप की अभिक्रिया है? देखो, दो अभिकारक बनके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, और दो अभिकारक मिलकर अगर कोई सिंगल उत्पाद बनता है तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे संयोग अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg। क्लियर है? और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की बात कर रहा है, तो HCl क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पर? मैग्नीशियम है यहाँ पर 1, यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। क्लोरीन देख लो, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2, और यहाँ क्लोरीन है 2। चलो एक बार मैग्नीशियम चेक कर लेते हैं, यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हो गए सब बैलेंस। चलो तो बैलेंसिंग हम लिख लेते हैं, Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, इस Mg, ये Mg क्या कर रहा है पता है? ये मैग्नीशियम एक तरह से बैठ उठ के आ रहा है और इस हाइड्रोजन की जगह पे ले रहा है। Mg हाइड्रोजन की जगह ले रहा है, MgCl के साथ में बैठ रहा है और हाइड्रोजन को अलग कर रहा है। कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है विस्थापन। क्या हो रहा है? विस्थापन। तो ये क्या है? कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये जो Mg है, मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन से क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसने क्या करा? हाइड्रोजन को लात दे के भगा दिया और क्लोरीन के पास आके बैठ गया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? उदाहरण के समेत देखो, ऊष्माक्षेपी मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा उत्पन्न होती हो, उसे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी में क्या होता है? जहाँ पर ऊष्मा अवशोषित होती हो उसका हम ऊष्माशोषी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कैल्शियम वाली देखी होगी, आपने कैल्शियम ऑक्साइड को, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है ना, कैल्शियम रिबन को जब बंद करते तो वहाँ पर क्या करती है? वहाँ पे हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो वो वाली जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो वाली अभिक्रिया जो है वो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा यहाँ पर निकलती है, तो ये अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी है। ऐसे ही हमारे पास में CH4 है। ठीक है, CH4 मतलब मीथेन, जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर बनता है और ऊष्मा यहाँ पर निकलती है। तो जहाँ पर भी ऊष्मा निकलेगी, जहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती हो, एब्जॉर्ब होती हो, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब यहाँ पर ऊष्मा निकलती नहीं है, हीट निकलती नहीं है, ये हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप क्या करते हो, एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किस में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो N2 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब भी जिस अभिक्रिया में हीट अवशोषित होती हो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलो नेक्स्ट, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है? क्योंकि भैया इसमें भी क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है जब हम श्वसन करते हैं। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम श्वसन करते हैं, तो इसमें क्या होता है? जो हमारी ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसकी हमारे को बहुत नीड है। ठीक है, तो
क्या बनती है समीकरण, जो C6H12O6 है, ये क्या होती है हमारी, ये होती है ग्लूकोज, इसे कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो भी हमारे शरीर में ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। वो ऊष्मा किसके काम में आती है, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती है, जो भी अपन काम करते हैं उसके लिए। तो कुल मिला के हीट, यहाँ पर एनर्जी बनती है, और जहाँ पर एनर्जी बनेगी वहाँ पर क्या होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं का विपरीत क्यों कहा जाता है। देखो, वियोजन और संयोजन, संयोजन मतलब तो कंबाइन करना, ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक सिंगल पदार्थ बनाना, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन। और डिकम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया मतलब कुल मिला के एक पदार्थ से एक अभिकारक कई सारे उत्पादों में टूटना, उसको बोलते हैं वियोजन। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके एक सिंगल पदार्थ H2O बना रहे, एक नया पदार्थ बना रहे। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थों में बदल जाता है। यहाँ पर देखो, सिंगल H2O जो है वो H2 + O2 में टूट गया। तो इसलिए जो वियोजन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है, उसको संयोजन अभिक्रिया का विपरीत माना जाता है। नेक्स्ट, ऐसी वियोजन अभिक्रिया लिखे जहाँ ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में दी जाती है। तो देखो, एक तो होती है ऊष्मीय वियोजन, एक होती है प्रकाशीय वियोजन, और एक होती है वैद्युत वियोजन, ठीक है। तो उनकी अभिक्रियाओं के नाम लिखने अपने को। ऊष्मीय में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, वियोजन ही है ये भी, लेकिन ये हीट एनर्जी यहाँ पर ऊष्मा, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, जो हीट की उपस्थिति में टूटे। जब इसको हीट दी जाती है, जब ये टूटती है, ठीक है, जब ये क्या होती है, वियोजन होता है इनका। तो एक तरह से हीट की उपस्थिति में जो हमारी एक तरह से टूटेगी, उसको हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। जो ये सिंगल पदार्थ था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, किसकी उपस्थिति में, हीट की उपस्थिति में। क्या दिया इसको, हीट दिया, ठीक है। तो ये ऊष्मीय वियोजन है। प्रकाशीय वियोजन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, जो AgCl होता है हमारा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, ये Ag + Cl2 में टूट जाता है। किसकी उपस्थिति में टूटता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश जैसे इसके ऊपर सनलाइट लगती है, और सनलाइट के प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में ये Ag और Cl2 में टूट जाता है। तो इसलिए ये प्रकाशीय वियोजन है। एक होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है, आपने देखा होगा, ये हमने की भी ये एक्टिविटी। H2O वाटर जो है, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर आपको आयंस देखने हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, वैद्युत, कैथोड के अंदर और एनोड के अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या दी जाती है, विद्युत दी जाती है, और विद्युत जब दी जाती है, उसके बाद में इस H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। तो ये विद्युत की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, तो इसको हम क्या बोले, वैद्युत वियोजन, ठीक है। नेक्स्ट, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। देखो, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर तो क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील जो धातु होती है, वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, एक तरह से विस्थापित कर देती है। तो एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को यौगिक से हटा देता है। जैसे यहाँ पर A + BC, ठीक है, तो A जो है वो B अगर कम क्रियाशील होगा तो B की जगह A आके बैठ जाएगा। तो A + BC क्या बन जाता है, यहाँ पर AC + B को साइड में कर दिया। जैसे Fe कॉपर सल्फेट वाला देखा था आपने, आयरन की जो कील होती है ना, लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट में डालो तो क्या करेगा, ये Fe जो है वो कॉपर को भगा देगा, और Fe आके सल्फेट के पास में बैठ जाएगा। तो FeSO4 + कॉपर, ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंजेस होती है, एक्सचेंज होते हैं। दो यौगिक आपस में आयन विनिमय करके नए यौगिक बनाते हैं। जैसे यहाँ पर AB + CD है, वो AD + BC यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। A जो है वो D के साथ बैठ गया, और C जो है वो B के साथ बैठ गया। तो कुल मिला के आयन का विनिमय हो गया। तो कौन सा एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड Na2SO4, बेरियम सल्फेट + NaCl, ठीक है। इस तरीके BaCl2 Na2SO4 BaSO4 NaCl, ये हमारी एक तरह से
द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन से चांदी की प्राप्ति में कॉपर धातु द्वारा विस्थापन शामिल था। इसमें शामिल अभिक्रिया क्या है? देखो, जब चांदी का शोधन किया जाता है तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट विलयन AgNO3 जो होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन की बात हो रही है, मतलब AgNO3 से चांदी की, चांदी को क्या बोलते हैं अपन? चांदी को बोलते हैं Ag, ठीक है। चांदी की प्राप्ति में कॉपर धातु द्वारा विस्थापन शामिल था, तो कॉपर धातु द्वारा अपन इसको विस्थापित करते हैं। चलो, तो देखो, हम AgNO3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लिया मैंने AgNO3 और मैंने ले लिया कॉपर। जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया की जाएगी तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट और Ag अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक तरह से विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसमें शामिल अभिक्रिया लिखिए, तो ये हमने लिख दी। तो तांबा कॉपर चांदी नाइट्रेट से चांदी सिल्वर को विस्थापित करता है, ठीक है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए किया इसने, ठीक है। क्या किया? कॉपर जो है वो Ag की जगह ले लिया, इस कॉपर ने Ag की जगह ले लिया और Ag को भगा के कॉपर की Ag को भगा दिया और कॉपर खुद बैठ गया नाइट्रेट के पास में, NO3 के पास में, ठीक है। क्यों बैठा? क्योंकि कॉपर जो है वो Ag से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस अभिक्रिया में तांबा अधिक क्रियाशील होता है और चांदी को विस्थापित कर देता है। जो कॉपर है वो चांदी से ज़्यादा क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको इसने विस्थापित कर दिया है। ये विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? उदाहरण दीजिए। अवक्षेपण मीन्स प्रेसिपिटेट, जिसके अंदर क्या होता है? अवक्षेप मतलब होता है कि जो पानी में घुलनशील ना हो, ठीक है, जो घुलनशील नहीं होता, अघुलनशील होता है, उसको हम बोलते हैं अवक्षेपण। तो जब दो घोल आपस में क्रिया करते हैं और एक अघुलनशील पदार्थ बनता है, ठीक है, दोनों घोल हैं आपस में क्रिया करेंगे और उसके अंदर एक अघुलनशील पदार्थ बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही प्रकार होता है, ठीक है, आयन से चेंज होते हैं इसके अंदर। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया आपने देखी होगी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। बेरियम क्लोराइड को किससे करते हैं अपन? BaCl2, याद है ना? तो बेरियम क्लोराइड यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4, ठीक है। तो क्या बनाते हैं ये बनाते हैं हमारे BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, ये बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इस बेरियम के पास में प्लस होता है, क्लोरीन के पास में माइनस होता है, सोडियम के पास में प्लस होता है, सल्फेट के पास में माइनस होता है। तो इसका ये प्लस इसके माइनस से तो BaSO4 बन जाएगा और इसका ये प्लस इसके माइनस से तो NaCl बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आयन की एक्सचेंज होती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। और यहाँ पर जो BaSO4 बनता है, ये BaSO4, ये अवक्षेपण बनता है, ठीक है। किस कलर का होता है? ये सफ़ेद कलर का, सफ़ेद कलर का हमारा अवक्षेप बनता है, BaSO4, बेरियम सल्फेट। क्लियर है बात? कोई परेशानी? ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया। चलो ये भी एक और बना लेते हैं, अवक्षेपण का एक और एग्जाम्पल है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? Ag के पास में क्या है देखो, प्लस, इसके पास माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। तो AgCl प्लस AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या बन रहा है, ये जो AgCl बन रहा है ये भी एक अवक्षेप ही बनता है सफ़ेद कलर का, सफ़ेद कलर का अवक्षेप, जिसे हम कहते हैं क्या? AgCl। AgCl मीन्स क्या होता है हमारा? AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसे क्या बोलेंगे हम? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीजन की प्राप्ति या हानि के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन समझाइए। ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाना है,
किसकी? ऑक्सीजन की प्राप्ति और हानि के आधार पर। देखो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन को समझते हैं। तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना या हटना या कम होना, ठीक है। ऐसी एक होती है अपचयन। अपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। उल्टा है इसमें, हाइड्रोजन का जुड़ना। देखो ऑक्सीकरण को एक और नाम देते हैं उपचयन, ध्यान रखना, एक और नाम है ऑक्सीकरण का उपचयन, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं इसको। तो यहां पर देखो अपने पास में ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, या हाइड्रोजन की हानि होती है या हाइड्रोजन का हटना, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर का ऑक्सीकरण, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीकरण का एग्जांपल दे देता हूं मैं। क्या होगा यहां पर, देखो कॉपर, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगी तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। तो यहां पर इस केस में अगर आप देख रहे हो तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गई कॉपर के अंदर। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब यहां पर क्या हुआ, एक तरह से ऑक्सीकरण हुआ है। हम यहां पर क्या कह सकते हैं, यहां ऑक्सीकरण हुआ है। क्लियर है बात। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सीकरण का। तो तांबा ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ऐसे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण भी समझ सकते हैं हम। क्या करेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, ठीक है, और वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बनाता है। तो इस केस में क्या हुआ, देखो मैग्नीशियम से क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन का जुड़ा ऑक्सीकरण। क्लियर है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण हो गया, कोई परेशानी। अब अपचयन, अपचयन को देखते हैं। अपचयन के लिए मैंने क्या बताया अभी आपको, अपचयन के लिए कि ऑक्सीजन का कम होना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, हानि होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं, इसने बोला है हमें लेड ऑक्साइड का अपचयन, उदाहरण के तौर पर। तो लेड ऑक्साइड क्या होती है, PbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो जब लेड ऑक्साइड को हम क्या करते हैं बताओ, लेड ऑक्साइड को मैं किससे करूँ, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है तो लेड प्राप्त होता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड से अगर मैं ऑक्सीजन को निकाल दूं तो यहाँ पर क्या होगा, लेड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हो गया, ठीक है। लेड ऑक्साइड से अगर मैं ऑक्सीजन को निकाल दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, या फॉर एग्जांपल इसको समझते, देखो इसको समझाता हूँ। आयरन ऑक्साइड का अपचयन, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो क्या बनेगा हमारा, जब Fe2O3 आयरन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, ठीक है, को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Fe प्लस CO2। आ रही मेरी बात समझ में। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, Fe2O3 से Fe बन गया, मतलब ऑक्सीजन का कम होना, ऑक्सीजन की हानि। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, एक तरह से ऑक्सीजन की जहाँ पर हानि होगी वहाँ पर होगा अपचयन। तो ये अपचयन हो गया, क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो जैसे लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है तो लेड ऑक्साइड को जब मैं कार्बन के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा, मान के चलो अभिक्रिया करवाऊंगा, इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगी हमारी, लेड Pb
ठीक है, जिसे हम कहेंगे प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बनेगी। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, देखो हमारा PbO से क्या बन गई Pb, मतलब ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन की हानि, मतलब यहां पर क्या हुआ अपचयन। ठीक है, और यहां पर देखो कार्बन से ऑक्सीजन यहां पर जुड़ गई, मतलब यहां पर क्या हो गया ऑक्सीकरण, यहां पर दोनों चीजें हो रही है, रिडॉक्स का एग्जाम्पल हो गया ये, यहां पर दोनों चीजें हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पर चीजें करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चमकीले भूरे रंग के तत्व X को गर्म करने पर ये काला हो जाता है, X और बने हुए काले रंग के यौगिक का नाम अपने को बताना है। देखो, जो चमकीले भूरे रंग का तत्व होता है X, उसको गर्म जब हम करते हैं तो ये काला हो जाता है। क्या चीज़ काली होती है बताओ, जिसको गर्म करने पर वो काला हो जाता है? बिल्कुल, कॉपर। ठीक है, क्योंकि कॉपर को जब हम गर्म करते हैं ना तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो काले रंग का होता है। ठीक है, तो X और बने हुए काले रंग के यौगिक का नाम आपको बताना है। तो X जो होता है वो यहाँ पर क्या है, तांबा है, कॉपर है, और जब इसे हवा में गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है ना। कॉपर को जब कॉपर गर्म करते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी हमारी, कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं गर्म करूँगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, राइट। तो ये एक तरह से क्या है, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ये ब्लैक कलर का होता है, और ये जो कॉपर है ये हमारे भूरे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, क्रिस्टल्स होते हैं ब्राउन कलर का, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों लगाते हैं? अब देखो, लोहे की वस्तुओं पर पेंट लगाने का कारण है कि उसको जंग से हमें बचाना है, राइट, जंग नहीं लगे। ठीक है, तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट लगाने से वायु और नमी के संपर्क को रोका जाता है, क्योंकि जैसे ही उसको ऑक्सीजन मॉइस्चर मतलब नमी अगर उसको मिलेगी, वायु मिलेगी, एयर की कांटेक्ट में आएगा तो उस पर जंग लग जाएगी, तो जंग बनने से बचाव होता है इससे। ठीक है, इसलिए हम उसको पेंट लगाते हैं, जिससे कि लोहा जो है वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आए। अगर लोहे को बिना पेंट किए छोड़ दिया जाए तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2O बना लेता है, जिससे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, जंग लग जाती है। तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से भरा क्यों जाता है? देखो, उनको इसलिए भरा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से थोड़ा सा ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है कि वो सारी चीज़ों को ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन से इसलिए भरा जाता है कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो खराब ना हो। तो तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर खराब हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से उनकी गंध और स्वाद खराब हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भरी जाती है उसके अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन एक निर्जीव गैस है, इनर्ट गैस है, और ये खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है। तो आपने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, तो चिप्स के पैकेट्स के अंदर क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है, जिससे कि क्या है, वो चिप्स जो होते हैं वो क्रिस्पी रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। और जैसे आपने चिप्स का पैकेट खोला और थोड़ी देर रख दी, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन गैस है वो उसमें जाएगी, और वो चिप्स कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल आपको पता है ना, पहले तो टाइट रहते हैं, जैसे आप पैकेट खोलोगे टाइट रहेंगे, और फिर थोड़े टाइम बाद में वो चिप्स कैसे हो जाते हैं, आपने भी देखे होंगे, राइट, थोड़े से लूज़ हो जाते हैं। तो किसकी वजह से है वो, ऑक्सीजन की वजह से। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट 20, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। देखो, यहाँ पर हमारे पास में एक तो संक्षारण है और एक है हमारे पास में विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है, कोरोजन, जो जंग लगना कहते हैं जिसे। तो संक्षारण जब किसी धातु की सतह वायु, नमी या किसी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने से धीरे 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 खराब हो जाती है, तो इसे संक्षारण कहते हैं, जैसे जंग लगना। तो उदाहरण के तौर पर लोहे पर जंग लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे लगती है, क्या इक्वेशन होती है, क्या समीकरण है, उसको समझते हैं। देखो, आयरन जो है Fe, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, और जो हमारे वातावरण के अंदर H2 मतलब मॉइस्चर जो है, नमी जो है, उसको हम बोलेंगे H2O। इनके संपर्क में आने से जो आयरन है वो FeOH होल थ्राइस बन जाता है, जो कि एक तरह से क्या है, जंगी है। तो ये आगे चलकर Fe2O3.XH2O बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी धातु की सतह वायु, नमी या किसी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने से धीरे धीरे खराब हो जाती है, उससे अपन संक्षारण कहते हैं।
तो भैया विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता रेंसिडिटी, जो कि खाने से रिलेटेड है, खाद्य पदार्थ से रिलेटेड है। जब खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा, फैट, तेल ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उनकी गंध और स्वाद को खराब कर देते हैं, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। समझ रहे हो? जो अपना खाना खराब होता है वो ही एक तरह से विकृत गंधिता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये जो वसा है, तेल है, जो भी होता है खाने के अंदर, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके, अभिक्रिया करके उनकी गंध और स्वाद को खराब कर देते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। उदाहरण के तौर पर जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसा हुआ, चिप्स, कुछ दिनों बाद खराब हो जाते हैं, उनमें अजीब सी गंध भी आने लगती है, तो वो विकृत गंधिता है। तो इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं हम खाद्य पदार्थों को एयर टाइट कंटेनर में रखें, जिससे कि ऑक्सीजन उनके अंदर नहीं जाए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना, ऑक्सीजन ही सबसे बड़ी जड़ है। ये जितना भी अपना खाना खराब होता है, लोहे पे जंग लगती है, ये सारी, इनकी सबकी जड़ क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन खाद्य पदार्थों को एयर टाइट कंटेनर में रखें, सबसे पहली बात, इससे आप बच सकते हो। ठीक है, कुछ टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक वो चल सकता है। और हम करते भी हैं ना, कहीं बाहर जाते तो एयर टाइट कंटेनर ले जाते हैं, जिससे कि हमारा खाना खराब नहीं हो। एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे BHA BST होते हैं, वो मिलाए आप, तो इससे भी अपना खाना बच सकता है। खाद्य पदार्थों को ठंडी जगह, जैसे फ्रिज में अपन स्टोर करके रखते हैं ना, है ना, दूध है तो दूध को अपन रखते हैं जिससे कि ख़राब नहीं हो, राइट। ऐसे ही खाना होता है तो खाने को भी, जैसे सब्जी हुई, ठीक है, इसको भी अपन किस में रखते हैं? फ्रीज में रखते हैं। तो ठंडी जगह पे रखते हैं तो वहाँ पर क्या है? स्टोर, एक तरह से प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, हालांकि चीज़ें उसमें भी ख़राब होगी, लेकिन कुछ समय बाद में ज़्यादा ख़राब होगी वो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे बच सकते हो विकृत गंधिता से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।